चाओ सांग्यान के पास आती है जो झील के किनारे उदास था। वो कहता है कि उसने हर उस जगह जाकर देख लिया जहाँ इफान हो सकती थी, पर जाना कि उसकी दुनिया कितनी छोटी थी, जैसे कि वो किसी पिंजड़े में कैद हो। चाओ ने उसकी मायूसी देखकर बताया कि इफान ने आज उसे कांटेक्ट किया और कहा कि वो जहाँ भी है सेफ है। सांग्यान ने रियलाइज किया कि उसके जाने की वजह वो नहीं है बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा है जिसने उसे पहले भी उससे और बाकियों से दूर होने पे मजबूर किया था। वो अकेले ही सारा बर्डन उठा रही है। चाओ ने भी रियलाइज किया कि जब इरफान ने ये पहले किया था तभी उसे इसके पीछे की वजह पूछ लेनी चाहिए थी। वहीं इरफान हांगकांग के एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो बेयू में अपनी आंटी के घर रहने गई। उसे एक छोटा सा स्टोरेज रूम मिला जो साफ भी नहीं था। उसे ये खुद करना पड़ा। कुछ टाइम बाद उस घर में शिंगड़े रहने आ गया। जब उसकी आंटी ने पहली बार अपने भाई से मिलाया तब उसकी नजर बस इरफान को घूरी जा रही थी। बाकी जितना उसकी केयर नहीं करते वो करने लगा, जैसे उसके लिए चेयर मंगवाना, खाना सर्व करवाना। एक रात इरफान सांग्यान का दिया म्यूजिक बॉक्स प्ले करते करते स्टडी कर रही होती है। तभी शिंगड़े उसके रूम में दबे पांव आया और रूम अंदर से लॉक कर दिया और उसके पढ़ाई में हेल्प करने के बहाने से उसके बगल आकर बैठ गया और उसके कंधे थपथपा कर कहा कि अब से वो एक फैमिली है। इरफान डर गई। तभी बाहर से उसके अंकल आंटी की आवाज आई जो बाहर से घर लौटे थे। शिंगड़े जल्दी से उसके रूम से निकल गया। जब उन दोनों ने उसे इरफान के रूम से आता देखा तो हैरान हो गए और उसने कहा कि वो उसके होमवर्क में हेल्प कर रहा था। जहाँ घर पे उसकी जिंदगी डर से घिर गई थी, वहीं बाहर सांग्यान का साथ उसे कंफर्ट देता। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए। फिर भी एक दूसरे से प्रॉमिस किया साथ में नानवू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। एक रोज इरफान ने सांग्यान से कहा बार बार परेशान होकर नानवू से बेयू ना आया करे। उसने उसे एडमिशन लेटर मिलने तक वेट करने को कहा। सांग्यान के लिए इतना इंतजार करना आसान नहीं होता, इसलिए उसने रिजल्ट के दिन मिलने का डिसाइड किया। एक दफा इरफान घर पे अकेले थी क्योंकि उसके अंकल आंटी स्टॉल पे काम कर रहे थे। तभी शिंगड़े आकर उसे कहता है उसकी बहन को कुछ सीजनिंग पाउडर चाहिए। इसमें वो उसकी हेल्प मांगता है। वो जब ढूंढ रही होती है तब पीछे से शिंगड़े आकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उसे दूर हटाने की। और तभी उसके अंकल आंटी वापस आ जाते हैं। इरफान उन्हें बताने जाती है कि शिंगड़े आखिर कर क्या रहा था, पर उसकी आंटी उसे चुप कराकर कमरे में भेज देती है, जैसे कि वो अपने भाई की आदतों से अच्छे से वाकिफ हो। इरफान उस रोज बारिश में बाहर खड़ी कॉल पे अपनी माँ को रो रो कर रिक्वेस्ट करती है उसे यहाँ से ले जाने की, क्योंकि उसे यहाँ बहुत डर लगता है। पर वो हर बार की तरह सुनती नहीं, उल्टा कहती है कि वो उसके अंकल से बात करके देखेंगी। इरफान को जिया के टैंट्रम्स मंजूर थे लेकिन यहाँ शिंगड़े का हैरेसमेंट नहीं। पर उसकी माँ को बस अपनी पड़ी होती है। वो अपनी बेटी की बात समझने को तैयार नहीं होती। एक वक्त ऐसा हो गया कि उसे स्कूल में देर तक पढ़ना घर लौटने से ज्यादा सेफ लगता था, लेकिन वहाँ के अथॉरिटीज नाइट क्लास खत्म होने के बाद उसे घर भेजा देते। ऐसे हेल को झेलते झेलते एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो जाता है। उस रात उसका रूम अंदर से लॉक होता है तो शिंगड़े चाबी से कमरा खोल कर अंदर घुस आता है और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वो अपने हाथ में ब्लेड लिए हुए थी। उसे फौरन से अपने से दूर हटाती है और कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी। वो बोलता है हाँ बुलाओ, मैं अपनी चोट दिखाकर बोलूंगा तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे पैसे चुराए, फिर देखना वो किस पे यकीन करते हैं। इरफान कमरे से भागने लगती है पर शिंगड़े दरवाजा बंद कर देता है और उसके हाथ से ब्लेड फेंक कर कहता है चिल्लाओ, जब सबको पता लगेगा तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। वो उससे जबरदस्ती करने लगता है तो इरफान विंडो की ग्रिल खोलकर जंप कर देती है और उसे पकड़कर जबरदस्ती करने में शिंगड़े भी गिर जाता है। बाहर उसके अंकल आंटी स्टॉल से लौटे ही होते हैं और शिंगड़े को देखते हैं कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। इरफान सोच लेती है कि वो ऐसे जाने नहीं देगी। वो पुलिस को कंप्लेंट कर देती है और शिंगड़े को अरेस्ट कर लिया जाता है। इरफान की माँ आती है और उसकी आंटी उनकी बेटी को ब्लेम करती है। उन्होंने इसे यहाँ रहने दिया पर इसने उनके भाई को जेल भेज दिया। उसकी हरकतों को जस्टिफाई करती है कि वो ड्रंक था और वो गलती से इसके कमरे में आ गया। इरफान की माँ भी उन पे बिलीव कर लेती है और अपनी बेटी की तरफ से सॉरी भी बोलती है। ऑफिसर इरफान की स्टेटमेंट लेने उसे पुलिस स्टेशन चलने कहती है और साथ उसकी माँ को भी, पर वो जाने से इनकार करती है। बोलती है कि उनके हस्बैंड नीचे उनका वेट कर रहे हैं, उनको कल काम पे जाना है। इरफान मन में कहती है मत जाओ प्लीज, पर वो चली जाती है। इरफान के दिल को बहुत दुख होता है कि उसकी माँ भी उसे समझ नहीं रही। उसके पैर पे लगे चोट उसके दिल पे लगे चोट के सामने कुछ भी नहीं था। उसे अकेले ही स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। एक गैर ऑफिसर तक उसे सहारा देती है, जबकि उसकी सगी माँ ने उसे जी भर के
देखने तक की जहमत नहीं की। हांगकांग में एक शाम शियांगलांग की नजर इरफान पे पड़ जाती है। वो उसे आवाज लगाता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके भाग जाती है। तो वो उसे कॉल लगाता है पर स्विच ऑफ आता है। सो चौ को कॉल लगाकर पूछता है इरफान कहाँ है। वो बताती है कि वो घर से भाग गई। शियांग बताता है उसने अभी अभी शायद उसे यहाँ हांगकांग में देखा। उसे हम एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता देखते हैं। उसे वहाँ एक ऑरेंज कैट को देखकर अपनी बिल्ली की याद आने लगती है। यहाँ सांग्यान उसकी कैट से पूछता है क्या तुम भी उसे मिस कर रही हो मेरी तरह। कई वक्त गुजर जाते हैं। वो उसे मैसेजेस कॉल्स करता रहता है पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हांगकांग में रहे इरफान के 6 महीने हो जाते हैं। एक रोज एक कस्टमर उसे पहचान लेता है क्योंकि ये कोई और नहीं उसी डांस स्टूडियो में टीचर है जहाँ वो यूचिंग का इंटरव्यू लेने आई थी, जो अपनी माँ को छोड़कर भाग गई थी। वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, बैठकर आराम से बताओ। वो बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए और बताती है कि वो यहाँ स्टडी और पार्ट टाइम कर रही है। तभी उसकी बॉस उस पे चिल्लाती है और गप्पे लड़ाने के बजाय बर्तन धोने को बोलती है। एक रोज बस से ट्रैवल करते हुए उसकी नजर डांस स्टूडियो पे पड़ती है। वो याद करती है कैसे उसे बैलेट करने का शौक था पर खिड़की से नीचे जंप करने की वजह से उसके एंकल पे चोट आई और तब से उसने डांस करना छोड़ दिया। वहीं सांग्यान के बार में बैठकर शिंगड़े उसके नाक के नीचे उसी की कस्टमर को हरास करने की हिम्मत कर रहा होता है पर सांग्यान उसका हाथ मरोड़कर उसकी बहुत धुलाई करता है और कहता है अपनी शक्ल मेरे बार में दोबारा मत दिखाना। पर वो बोलने लगता है मैंने तुम्हारी बंदी पे हाथ डाला इसलिए गुस्सा होना, पर तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो समझना चाहिए, वैसे भी वो इतनी खास भी नहीं है। मेरे हाथ लगते लगते रह गई। सांग्यान को गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर शिंगड़े उस पे कांच की बोतल फोड़कर भागने लगता है। लेकिन सांग्यान का सर खून खून होते हुए भी वो उसे जाने नहीं देता और बहुत मारता पीटता है। सांग्यान के दोस्तों ने उसे शिंगड़े को घसीट कर बार से ले जाते हुए देखा था तो वो उसके पीछे आते हैं और उसे इंजर्ड देखकर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं। पास्ट में इरफान का स्टेटमेंट लेने के बाद ऑफिसर चेन उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। वहाँ हम उनकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम शी होता है। वो काफी चेयरफुल और ब्राइट लड़की होती है। वो उसे अपना पूरा घर दिखाती है और डिनर करते टाइम बताती है कि उसकी माँ ने यहाँ पहले भी कई लड़कियों को लाया। वो सब यहाँ दुखी आती थी पर थोड़ी देर बाद उसकी माँ की केयर की वजह से सब हैप्पी हो जाती। उस रात इरफान ने फैसला किया एक नई जिंदगी जीने की, अपने सारे जान पहचान को पीछे छोड़कर एक ऐसी जगह जहाँ पे उसे कोई नहीं जानता हो। इसीलिए उसने अपना एडमिशन यही यूनिवर्सिटी किया। लेकिन एंट्रेंस का रिजल्ट आने के बाद से सांग्यान उसे मैसेजेस पे मैसेजेस करता, वादे के मुताबिक मिलने बुलाता। इसलिए उसने एक रात चेन को कहा कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने जा रही है और फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते ही हैं। एट प्रेजेंट सांग्यान ने एम्बुलेंस बुलाने से मना कर दिया, इसलिए वो अपनी मरहम पट्टी खुद ही करता है। लेकिन उसके दोस्त काफी सवाल करते हैं जिसका जवाब वो नहीं देता और उन्हें बस काम पे फोकस करने को बोलता है। शांगलांग सांग्यान के बाहर आता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हारे और इरफान के बीच हुआ क्या, कि वो चली गई। वो कहता है कि उसे नहीं पता पर उसने उसे ढूंढना बंद नहीं किया। जिसपे शांग ने बताया कि उसने इरफान को हांगकांग के फेरी पियर पे देखा था। उसने क्लैरिटी भी किया कि इरफान और उसने साथ यही यूनिवर्सिटी पढ़ने का प्लान कभी नहीं बनाया था। उसने ये बात सांग्यान को परेशान करने के लिए कही पर जब उसने उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा तो लगा कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे खुद भी नहीं पता कि इरफान ने यही क्यों चूज किया, पर उसे लगता है कि रीजन उसके अंकल शिंगड़े से जुड़ी हुई हो सकती है। चौ जब एक बार इरफान के साथ कॉल पे थी उसने ये नाम सुना और उस आदमी को इरफान से अजीब बातें करते भी सुना। और फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद इरफान गायब हो गई। शांगलांग से जब सांग्यान ने इरफान का एग्जैक्ट एड्रेस मांगा तब उसने बताया उस रात उसने उसे फॉलो किया और एक बिल्डिंग तक जाते देखा पर सही से कुछ पता नहीं लगा। सांग्यान के पता मांगने पे उसने उस बिल्डिंग का एड्रेस तो दे दिया पर कहा कि वो श्योर नहीं है कि उसने इरफान को ही देखा था उस रात। लेकिन फिर भी सांग्यान हांगकांग के लिए निकल जाता है और उसी होटल पे पहुंचता है जहां इरफान पहले रह रही थी। पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि इस नाम से यहाँ कोई नहीं आया। पर जब वो उसकी तस्वीर दिखाता है तब वो पहचान जाती है और बताती है उसने अपना सरनेम वेन नहीं बताया था और वो उसे उस कमरे में ले आती है जहाँ वो रह रही थी। दिन बताती है कि वो यहाँ से कब की मूव आउट हो गई पर जब आई थी तो बहुत उदास सी लगती थी, सिर्फ ब्रेड और पानी पीकर गुजारा करती। सुहाव ने उसे कॉल करके कहा कि वो उस अकेले को इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेगा। ऊपर से वो जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, सो वो उसे पहले नानवू लौटकर ये देख लेने को कहता है। अभी हम उसे उसी रेस्टोरेंट के बाहर मिल करते देखते हैं जहाँ इरफान काम करती है। इतनी पास होकर भी दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती।
सांज्ञान कुछ दिनों वहां उसे तलाश करता है और फिर अर्जेंटली बुलाने पे उसे नानवो काम से आना पड़ता है। वो सुहाव को कहता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इस सर्च में उसकी हेल्प करने को कहने, क्योंकि वो पहले वही रहा करते थे। वो बोलता है मैं कह तो दूंगा, लेकिन क्या पता श्यांगलांग ने देखने में गलती की हो। मोटा सा चश्मा तो लगाता है, सही से नजर आता होगा या नहीं। सांज्ञान बताता है इफान जिस होटल में स्टे कर रही थी वहां के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो वहीं पे रह रही थी, पर अपना सरनेम वेन की जगह सांग बताकर। सुहाव के दादा दादी ने बताया उन्होंने अपने जान पहचान को बोल रखा है। अभी तक तो कोई खबरें नहीं मिली इफान की, पर वो कोशिश में लगे हुए हैं और सांज्ञान को कहते हैं उम्मीद ना हारने। अगर वो किस्मत में होगी तो जैसे पहले 6 साल बाद मिली इस बार भी मिल जाएगी। वही इफान सेन के डांस स्टूडियो में एक इंस्ट्रक्टर है। सुहाव की दादी के एक फ्रेंड हांगकांग में प्रोफेसर है, उन्हें वहाँ इफान नाम की एक ग्रेजुएट मिली है, तो वो और चाओ सांज्ञान को बिना बताए उससे मिलने जा रहे होते हैं। एक तो वो श्योर नहीं है कि ये वही है, पर कहीं ना कहीं सारे क्लूज बता रहे हैं कि ये इफान ही हो सकती है। चाओ कहती है कि वो बहुत ही जिद्दी है, शायद वापस आने से मना कर दे, इसलिए सुहाव कहता है कि वो लोग एटलीस्ट उससे बात करके देख तो सकते हैं। सुहाव ने एक होटल में रिजर्वेशन कर रखा था। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर पहचान जाती है। चाओ के पूछने पे उसने बताया वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बिजनेस हैंडल करने के लिए यहाँ अक्सर आया करता, सो इसी होटल में स्टे करता। उसने पूछा कि क्या कभी वो वांगलिन या फिर अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे आया। उसने कहा कि वो कभी किसी एक्स के साथ ट्रिप पे नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा झगड़ा ही करते हैं और उसे डर होता कि कहीं ट्रिप खत्म होते होते उसका ब्रेकअप ही ना हो जाए। पर चाओ के साथ ऐसा नहीं है। वो बताता है उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो पॉजिटिव वे में बदला है, जैसे कि वो उसके साथ बहुत रिलैक्स्ड फील करता है, उससे कुछ भी शेयर करने में हेजिटेशन नहीं होती। पर एक चीज है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसे अभी चाओ को होल्ड करने और किस करने का मन कर रहा है, पर वो खुद को कंट्रोल किए हुए है क्योंकि चाओ ने अब तक अपनी फीलिंग्स क्लियरली बताई नहीं है। ये सुनकर वो उसे किस करते हुए बताती है वो उसके साथ रहना चाहती है। सुहाव को चाओ के मुंह से ये सुनने का ना जाने कब से इंतजार था। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और बेड के पास बैठकर सनराइज का वेट करने लगते हैं। सुहाव ने पूछा क्या वो अपना रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे ऑफिशियली अनाउंस कर सकता है। चाओ ने कहा हाँ जरूर। अगले दिन स्कूल आते हैं, पर ऑफिस वाले स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताने को तैयार नहीं थे प्राइवेसी लॉ की वजह से, तो उन्हें आते जाते स्टूडेंट से पूछना पड़ता है, पर कोई भी वेन इफान को नहीं जानता। वही वो बच्चों को एक जंप करना डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है, पर उसके ओल्ड इंजरीज की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाती। सेन पूछता है क्या वो ठीक है, अगर नहीं तो आगे की क्लासेस वो कंटिन्यू कर लेगा, पर उसने बताया कि उसके पैर में एक इंजरी है जिसकी वजह से उसे डांस भी छोड़ देना पड़ा था। वो सेन और यूचिंग के साथ जब डिनर कर रही होती है तब इरफान उन्हें शुक्रिया करती है कि उनकी वजह से आज वो दोबारा डांस कर पा रही है। सेन कोकोनट पीच गम मिल्क ऑफर करता है जो ऐसे इंजरीज में फायदेमंद होता है और बताता है कि जिंदगी में डिफिकल्टीज तो आते रहते हैं, हम हर्ट होते हैं तो रिकवर भी होते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, इसी से तो हम अनस्टॉपेबल बनते हैं। और वो फिर भी खुश है क्योंकि वो लाइफ के हार्ड फेस का सामना करके यहाँ तक आया है। जब अंदर सेन पेमेंट कर रहा होता है तब बाहर यूची निफान को सेन की पास्ट स्टोरी बताती है। वो न्यूयॉर्क सिटी बैलेट का एक बहुत ही टैलेंटेड सेकंड स्ट्रिंग डांसर था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद फर्स्ट टीम में सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट मंथ पेरिस परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट ने उसके लेग को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया कि उसका डांसर बनने का सपना टूट गया। बहुत पेन और लॉन्ग रिकवरी के बाद सेन हांगकांग लौट आया और धीरे धीरे उसने वही सुकून पाया जो काम वो सच में प्यार करता था उसे दोबारा करते हुए। अगले दिन भी चाओ और सुहाव स्कूल के बाहर रहते हैं और उन्हें इफान दिख जाती है। चाओ भागते हुए उसे गले लगाती है और बताती है उसने उसे कितना मिस किया। वो रात भर जागकर बहुत सारी बातें करना चाहती थी। इफान ने बोला कि आज उसे कुछ काम है, इसलिए कल मिलने का तय किया। रात तक इफान ने उसे रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजा जहाँ पे वो मीट करेंगे। देन उसने अपने पुराने फोन को स्विच ऑन किया। सांज्ञान के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए थे जो उसने एक एक करके पढ़ा। एक मैसेज शिंगड़े का भी था। वो उससे पूछता है कि आखिर वो पिछले 6 महीने से कहाँ छुपकर बैठी है। फिर धमकी देता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इरफान ने रिप्लाई में कहा कि वो हांगकांग में है और अब वो उससे ना ही छुपेगी ना ही डरेगी। उसने फाइनली रियलाइज किया कि भागने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सभी इससे हर्ट होंगे। वही चाओ सुहाव को मना कर देती है सांज्ञान को इरफान के मिलने के बारे में बताने, क्योंकि वो उसे बिना बताए गई थी और लंबा टाइम हो गया है, क्या पता उसे यहाँ कोई और मिल गया हो या उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई हो।
पहले उसे इरफान से बात करके पता करना होगा। सुहाव भी सोचता है पिछली बार सांग्यान को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। अगर इस बार दोनों ने रिकंसिल नहीं किया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन जब वो इरफान से मिलने गए तब चाओ ने उससे पूछा क्या वो लोग सांग्यान को इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि वो बेचारा परेशान है। उसने बोला कि वो खुद उससे बात करेगी। सो चाओ और सुहाव ऑर्डर लेने चले गए और इरफान ने सांग्यान को कॉल किया और मिलने के लिए हांगकांग बुलाया। नेक्स्ट डे डांस स्टूडियो के बच्चों का कंपटीशन होता है। इरफान, सेन और यूचिंग सबको रेडी करने में बिजी होते हैं। उतने में सेन को खबर मिलती है म्यूजिक फाइल में कुछ इशू हो गया। सांग्यान अब तक आया नहीं होता। सुहाव उसका गेट पे वेट कर रहा होता है और चाओ को आराम से अंदर जाने को बोलता है। बैक स्टेज यूचिंग सेन के साथ म्यूजिक फाइल चेक करने जाती है और यहाँ इरफान सबको मोटिवेट करती है कि अगर स्टेज पे म्यूजिक प्ले ना भी हुआ तो उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। उन्हें रिदम याद करके खुशी में बेफिक्र डांस करना है। सेन आकर बताता है म्यूजिक फाइल करप्ट हो गया, पर इरफान सबको कॉन्फिडेंस के साथ बिना म्यूजिक के भी परफॉर्मेंस देने को इनकरेज करती है। बाहर सांग्यान भी आ गया होता है। जैसे ही सुहाव को थैंक्स बोलकर अंदर जाता है, सेन के स्टूडियो के बच्चों का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। इरफान उन्हें क्लैप करके गाइड कर रही होती है। उसे देखकर सांग्यान को पुरानी इरफान याद आ जाती है जो मस्त होकर बैलेट किया करती। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सांग्यान इरफान को आवाज लगाता है। उसे इतने दिन बाद देखकर इरफान के आंखें भर आते हैं। सांग्यान उसके पैर के बारे में पूछता है तो वह बताती है डांस करते टाइम ट्विस्ट हो गया। सांग्यान ने बताया कि वो जैसे ही लैंड हुआ भागता हुआ यहाँ आ गया। वो उसका परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहता था और अब उसे इतने दिनों बाद देखकर उसकी खुशी बढ़ गई है। फिर उसे गले लगाकर इतने वक्त की दूरियों को मिटा देता है। इरफान ने रास्ते में उसे बताया कि उसने स्कूल में कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था कि वो और भी बेहतर बन सके, क्योंकि उसे सिंगड़े की वजह से लगता था कि वो कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करती। उसकी प्रेजेंस उसे अनवर्दी बना रही थी। सांग्या ने बोला कि उसे अब ये सारे बर्डन अकेले उठाने की जरूरत नहीं और वैसे भी सारी गलती उस शिंगड़े की है। इरफान का जाना सांग्यान की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर गया। वो इस कदर उसके लिए इम्पोर्टेंट और वर्दी है। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ही प्यार करता है। देन दोनों एक होटल आते हैं। इरफान ने एक ही रूम बुक किया होता है। वो शावर लेकर बाहर आई तब सांग्यान ने उसके पाँव पे दवाई लगाई। इरफान ने बताया कि ये इंजरी उसे बेयू में आई थी जब वो शिंगड़े से भाग रही थी और सेकेंड फ्लोर से जा गिरी। बच्चों को डांस सिखाते वक्त ये जख्म ताज़ा हो गए। उसने शिंगड़े को नानवू में एक रिपोर्टिंग के दौरान पहली बार देखा। फिर बार में दिन वो टीवी स्टेशन तक आ गया सिक्योरिटी गार्ड बनकर। उसने बताया कि वो आदमी उसके अंकल के घर रहने आ गया जब वो बेयू में रह रही थी। वहाँ उसे कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उन लोगों के बहुत काम आता था। शिंगड़े ने उन वक्त में उसके साथ कई बार हैरेसमेंट किया था। एक रात तो वो उसके कमरे में आ घुसा और जबरदस्ती करने लगा। उसके अंकल आंटी स्टॉल से काफी लेट तक घर लौटते 3 बज जाया करता। वो आंख में आंसू लिए बोलती है कि मैंने उस रात फाइट बैक किया जितना मुझसे हो पाया और अच्छी बात थी कि वो दोनों उस रोज घर जल्दी आ गए, वरना ना जाने क्या होता। वो बताती है कि उन दिनों वो अकेली फाइट कर रही थी। किसी ने मदद नहीं की, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। उसकी माँ तक ने उसका साथ छोड़ दिया, इसीलिए वो सबसे दूर जाना चाहती थी, नानवू, बेयू, सबसे। वो सांग्यान को बताती है कि वो सच में पहले उसके साथ नानवू यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। वो उसे सॉरी कहती है पास्ट में उसे वो सब कहने के लिए जो वो मीन भी नहीं करती थी। उसने बोला कि शायद वो उसे डिजर्व नहीं करती। सांग्यान ये बात उसे वापस लेने को कहता है और बताता है कि उसने इन कई सालों में किसी को डेट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमेशा से बेस्ट चाहता था और उसके लिए इरफान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकती। उसने भी कहा कि उसने उसे कभी बैकअप की तरह नहीं लिया। उसने कभी किसी को प्रॉमिस नहीं किया जैसे कि सांग्यान को किया कि वो उसके साथ सेम कॉलेज जाएगी। उसकी जिंदगी में भी कोई और नहीं था उन सालों में उसके अलावा। शिंगड़े और बाकियों ने कहा यह बहुत ही शर्मनाक बात है जो भी उसके साथ हुआ। उसे रिपोर्ट करने से भी सबने मना किया, बोला कि उसकी इज्जत सबके सामने खराब हो जाएगी। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई इन सब के बारे में सांग्यान को कुछ बताने की। उसने कहा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वैसे बेकार लोगों की बातों के बारे में मत सोचा करो। तुमने जो किया वो बहादुरी थी, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। फिर उसे गले लगाकर बोलता है थैंक यू मेरी जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए। बातों बातों में इरफान की नजर सांग्यान के चिन पे पड़ती है जहाँ उसे शिंगड़े से फाइट करने में चोट आई थी, पर उसने कहा कि वो गिर गया था। इरफान जब उसके चिन को देखने के लिए आगे बढ़ती है तो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दिन सांग्यान भी उसे किस करना शुरू कर देता है। फिर कहता है अच्छा इसलिए तुमने एक रूम बुक किया, तुम्हारे इरादे मुझे सही नहीं लगते। दिन वो शावर लेने जा रहा होता है तो इरफान पूछती है क्या वो ऐसे ही उसका वेट करे, जिसपे सांग्यान टीज करता है तो क्या तुम्हें मेरे 6 पैक अभी देखने हैं। दिन वो दोनों साथ में नाइट स्टे करते हैं।
नेक्स्ट डे इरफान सांग्यान को अपने साथ सेलिब्रेशन में ले आती है जहां वो उन बच्चों को ट्रीट देते हैं। वो बताती है ये सारे ही उसके स्टूडेंट्स हैं, पर जितना उसने इन्हें सिखाया उससे कई ज्यादा उसे इनसे सीखने को मिला। इरफान ने सबको आखिरी गुड बाय कहा और बताया कि वो घर लौट रही है, पर जब भी टाइम मिला वो सबसे मिलने जरूर आएगी। यूचिंग और सेन ने भी कहा कि वो जब फ्री रहेंगे तो उनसे मिलने आ जाया करेंगे। देन इरफान अपने अपार्टमेंट आती है सामान पैक करने। उसके बाद रेस्टोरेंट में आखिरी बार अपना काम करके सांग्यान के साथ वापस नानवो आ जाती है। हम उसे त्यान के साथ फेशियल मसाज लेते देखते हैं। इरफान उसके पूछने पे बताती है कि उसे सांग्यान ने वापस लौटने की हिम्मत दी। उसने रियलाइज किया कि चीजें छुपने से सॉल्व नहीं होती। त्यान ने उसे कहा टीवी स्टेशन वापस लौटने को, अगर चियान और सान ना माने तो दोबारा टेस्ट पास करके आने का सजेशन भी दिया। इरफान ने घर आकर बताया कि वो फिर से टीवी स्टेशन ज्वाइन करना चाहती है। सांग्यान ने कहा कि अगर ये करना उसे पसंद है तो बेशक वो जा सकती है, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। इरफान खुश होकर उसके कान में कहती है कि आज तक मैंने जितने भी लड़के को देखा उनमें सबसे ज्यादा हैंडसम तुम हो। सांग्यान ने कहा और तुम एंजल। इरफान हॉस्पिटल आकर रिपोर्ट देती है कि उसका स्लीप वॉक काफी हद तक सही हो गया। नए जगह में रहने के बाद उसे अपने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करना आ गया। दिन वो चियान और गान के पास आती है और बताती है उसके जाने के कुछ रीजंस थे, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसका मानना है कि जर्नलिज्म लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जब सच बाहर आता है तब झूठ छुप नहीं पाता। सो वो भी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना चाहती है ताकि कमजोर लोगों के लिए फाइट कर सके। चियान को उसका ये वर्जन पसंद आता है। वो उसे खुले दिल से वेलकम करती है। लैंडलेडी का कॉल आता है, इन्फॉर्म करती है कि इरफान का लीज खत्म हो रहा है और उन्हें अपार्टमेंट वापस चाहिए अपनी बेटी की वेडिंग के लिए। इरफान सोचती है कि उसके वहाँ सांग्यान के साथ रहे 2 साल से ऊपर हो गए। चियान अचानक उसे और जुआंग को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें तुरंत बेयू जाना होगा एक इम्पोर्टेंट न्यूज रिपोर्ट कवर करने के लिए। रास्ते में चियान केस के ब्रीफिंग करती है कि बेयू में एक हाई स्कूल गर्ल कुछ सालों पहले मिसिंग हो गई। रिसेंटली एक औरत पुलिस स्टेशन रिकॉर्डिंग के साथ पहुंची जो इस केस से जुड़ी हो सकती है। ऑफिसर्स विक्टिम की बॉडी सर्च कर रहे हैं और सस्पेक्ट को ट्रैक करने में टास्क फोर्स लगे हुए हैं। एक्चुअली में ये लेडी सस्पेक्ट की भतीजी है जिसने उन्हें रिपोर्ट किया था। जब वो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो आते हैं तब ऑफिसर चेन इरफान को देखकर पहचान जाती है और उसके लिए खुश होती है कि अब वो एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन गई है। उन्होंने बताया कि अब चेनशी के एंगेजमेंट उसी इंसान से हो गए जिसे वो हमेशा से पसंद करती थी। इरफान उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और शादी की डेट फिक्स होते ही उसे भी इन्फॉर्म करने को बोलती है।